हेलो, हाय। आज मैं बताने वाली हूँ आपको फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक मैं बता रही थी जिसमें हमेशा इंसानों के, नागरिकों के अधिकारों की बात हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही एक वीडियो बना दूँ और बताऊँ कि कैसे कैसे इन अधिकारों की चर्चा की गई है। तो बारी बारी से हम चलेंगे। जो फंडामेंटल राइट्स अभी जो वर्क करते हैं, उस 7 अधिकार थे, इसमें से संपत्ति के अधिकार को अलग कर दिया गया था संशोधन करके। तो जो बच रहे हैं जितने अधिकार जो वैलिड है संविधान के अनुसार, जिससे लोकतंत्र चल रही है, देश चल रही है, तो उन सब चीज़ों पे हम एक दृष्टि डालेंगे और बारी बारी से देखेंगे कैसे अधिकार किसको मिलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं समता के अधिकार, जो कि इक्वालिटी और हर वर्गों के लिए जो अधिकार दिलाए जाते हैं वो बराबरी दर्जे पे दिलाए जाते हैं। उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, मूल कोई भी हो, उसे समानता का या अधिकार कहा जाए या समता का अधिकार कहा जाए। उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी कौम, किसी भी वर्ग में महिला पुरुष दोनों भी आते हैं, उसे भी वर्ग कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कहने का सीधा तात्पर्य है, आप भारत के नागरिकों से किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में जीवन से हो, चाहे कहीं भी हो, उसके साथ आप दुर्व्यवहार या भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये भेदभाव की जो कल्पना की जाती है तो वो इस समता के अधिकार में नहीं आते और इनमें भेदभाव करने का और दुर्व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। सबको उनका अधिकार मिलना चाहिए और बराबरी दर्जे पे मिलना चाहिए। फिर चलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्र का अधिकार मैं हमेशा बताती हूँ, लेकिन मैं इसके सारे पॉइंट बता देती हूँ, क्योंकि बातों बातों में मैं बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ। जैसे कि मैं अभी कुछ बोल रही हूँ, वो भी क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अपनी बात रखना, खुल के कुछ अपना ओपिनियन देना, राय देना, ठीक है। जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें लिखा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति मतलब मौखिक तौर पर, लिखित तौर पर या मीडिया की तरफ से या कहीं भी किसी भी साधन से आप अपनी बात रख सकते हो, ठीक। अपराधों के लिए दोष सिद्ध से संरक्षण। अगर किसी भी तरह का अपराध होता है तो उसको किस तरह का संरक्षण मिलना चाहिए, क्वालिटी के तौर पर मिलना चाहिए, उसके साथ भेदभाव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। मैंने कहा जितने भी नागरिक हैं उनको क्या होना चाहिए, उनको अधिकार है अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए जो भी चीज़ें व्यवस्था बनाई जाती है तो उसके अंतर्गत उसको अधिकार है अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए। और क्या है, संरक्षण मिलने के लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी नागरिकों के जीवन से जो भी उसका स्वतंत्रता संरक्षण है उसे वंचित नहीं किया जा सकता। फिर इसको और बारी बारी चलते हैं। हमने देखा संरक्षण कैसे मिलनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार, हर किसी को, हर वर्ग को शिक्षित करने या शिक्षा पाने का अधिकार है। आप किसी भी इंसान को बाध्यता, जो कि आप किसी भी इंसान के शिक्षा का जो साधन होता है उस पर आप रुकावट नहीं डाल सकते, किसी को मना नहीं कर सकते कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आप बैठ नहीं सकते, आपको अधिकार नहीं पढ़ने का। ऐसी चीजें इस संविधान में बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हर किसी को अधिकार है कि आप शिक्षित बनो, आपको अधिकार है पढ़ने का, ठीक। कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरुद्धता के संरक्षण। बहुत तरीके से मानव के साथ, मानव शरीर के साथ, उसके जीवन के साथ कोई हिंसा हो रही है या उसके अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है किसी भी माध्यम से हो, तो उसे अधिकार है अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए याचना करने की, ठीक। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ते हैं। शोषण में क्या होगा, बहुत तरह के शोषण होते हैं और कहीं ना कहीं शोषण की वजह से अपराध के दायरे बहुत बढ़ जाते हैं। आज भी तरह तरह के शोषण होते हैं जिनकी अनगिनत मतलब क्षेत्र हैं, अनगिनत उसके रूप है शोषण करने के लिए। तो उसी शोषण को इसमें लिया गया है कि आप किसी के साथ शोषण नहीं कर सकते, आप अपने अपराध का क्षेत्र नहीं बना सकते। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में बहुत सारी चीजें दी गई, जैसे कि मानव व्यापार तथा बालाश्रम के संरक्षण। तो जैसे कि आप किसी भी मानव का क्या कर सकते हो, व्यापार नहीं कर सकते, ठीक है। किसी तरह का व्यापार, आप समझ रहे हो कि किस तरह के अपराध होते हैं, ठीक। फिर क्या है, बालाश्रम, जो छोटे बच्चे होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं जिनकी आयु कम होती है, उससे आप क्या नहीं करा सकते, काम नहीं करा सकते, मजदूरी नहीं करा सकते, वो क्या होता है, अपराध के दायरे में आते हैं। फिर कारखाने में बच्चों के साथ रोजगार निषेध। मैंने कहा ना, कारखाने क्या होते हैं, बहुत ही एक विषैले गैस से प्रभावित होता है वो क्षेत्र, और आप उन जगहों पर छोटे छोटे बच्चों को बड़ी मात्रा में आप लेकर उनसे रोजगार कराते हो, बंधुआ मजदूरी जैसे काम कराते हो, छोटे बच्चों को कैद करके कई लोग काम कराते हैं। ज़्यादातर मैं ऐसे केसेस देखी हूँ, महाराष्ट्र में ज़्यादातर होते हैं और गुजरात के एरिया में भी बहुत होते हैं। बहुत सारे ऐसे केस हैं जो छोटे बच्चों को लेकर जो लोग होते हैं, तो सेहत और शारीरिक रूप से जिस तरह से उनको जीवन में संकट आ सकती है, तो वो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर आते हैं। आगे चलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या होता है, अंतःकरण तथा धर्म के प्रकटन, अभ्यास एवं प्रचार। धर्म का प्रचार से मतलब है कोई भी धर्म हो, कोई भी कौम हो,
आपको अधिकार है, आप धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, पूजा याचना कर सकते हो अपने धर्म के अनुसार। इसमें कोई रोक टोक किसी के भी प्रति इसमें अवरोध पैदा नहीं किया जाएगा। ठीक, धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता बताया कि धर्म से जुड़े हुए कोई भी चीज़ आपको प्रचार प्रसार करना है, कोई प्रबंध करना है। अभी बहुत सारे धर्मगुरु देखिए कितने हो गए, उनकी रैलियाँ लगती, शिविर लगती, बहुत सारी धार्मिक क्षेत्रों में क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे गुरु, बहुत सारे ऐसे कथावाचक, बहुत सारे ऐसे संगठन बन चुके हैं। उसमें क्या होता है, हस्तक्षेप किसी का नहीं हो सकता, ठीक है, उसे स्वतंत्रता मिली है। फिर किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान की स्वतंत्रता, जैसे इसमें सब वही प्रोत्साहित धर्म को प्रोत्साहित करना है, उसकी बात करते हैं। कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता धर्म से जुड़ी हुई है। धार्मिक स्वतंत्रता के बाद हम चलते, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता के नाम से ही स्पष्ट है कि धर्म के क्षेत्र में कोई भी काम आप कर रहे हो जो सही हो, उसमें क्या नहीं हो सकता, किसी की भी हस्तक्षेप नहीं हो सकती, चाहे वो गवर्नमेंट हो या नागरिक हो या अन्य लोग हो, इसमें किसी के अवरोध पैदा करने की स्थिति नहीं आती है। आगे सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, जैसे कि अल्पसंख्यकों का संरक्षण, जैसे कि अल्पसंख्यक में जो कि SC ST और जो भी आते माइनॉरिटी वाले, तो अल्पसंख्यकों के लिए किस तरह के संरक्षण दिए गए हैं, उसमें सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ठीक है, इसमें कल्चर और एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें, और इसमें जो अल्पसंख्यक को उसको संरक्षण देने की बात पहले करती है। ठीक है, अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्था खोलने और चलाने का अधिकार है। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको शिक्षा के माध्यम से उन्हें स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय या कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी खोलनी हो, जो भी चाहते हैं, मकसद क्या, सिर्फ पढ़ाई या शिक्षा होनी चाहिए, तो कुछ भी वो खोलना चाहते हैं पढ़ाने के लिए, तो उस पर क्या होता है, उन पर अवरोध नहीं होना चाहिए, उनको अधिकार है, वो भारतीय संविधान के अनुसार वो खोल सकते हैं। वो शिक्षा का जो प्रचार प्रसार होता है, जो भी उनको चलाने की, इंस्टीट्यूट चलाने का जो फ्रीडम होता है, वो उसको चलाने का अधिकार कौन देती है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। इतने सारे इंस्टीट्यूट हो गए, इतने सारे कॉलेज विद्यालय हो गए, किनके माध्यम से खोले जाते हैं, इनको राइट कौन देता है, इनको राइट दे देता है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अन्याय अधिग्रहण, ये संपत्ति से रिलेटेड है कि आप किस तरह से इसका अधिग्रहण मतलब निरस्त करने का, इसमें कुछ प्रावधान दिए होंगे। ठीक है, ज़्यादातर मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें मैंने सुनी हूँ, लेकिन शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें काफ़ी आने वाले समय में क्रांति आ सकती है और बहुत अच्छा प्रभाव देश में दिखाई पड़ सकता है, और सरकारें भी इसमें काफ़ी रुचि ले रही है। नागरिकों का भी जो भी प्रतिस्पर्धा है, जो भी मजबूती से जो सामने आ रहे हैं, यूथ हो चाहे कोई भी वर्ग हो, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे निकल रहे हैं। मैं भी इसी के माध्यम से काफ़ी रुचि लेती हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, तो कुछ कानूनों की सुरक्षा, इसमें कुछ कानूनों की सुरक्षा कहा गया है, जैसे कुछ विधि जो भी कानून होते हैं उनके लिए उनके अनुसार कैसे सुरक्षा है, तो उसको सब सेक्शन में बांटा गया है। जैसे संपदा के अधिग्रहण के लिए कानून की सुरक्षा, फिर कुछ अधिनियमों को विनियमित करने की वैधता, नीति निर्देशक सिद्धांत पर प्रभाव डालने वाले कानूनों की सुरक्षा, ये राज्यों के माध्यम से होगा तो कोई कानून को विनिमय कैसे किया जाए और इसकी सुरक्षा कैसे की जाए। फिर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जैसे कि संविधान में जो भी विधियाँ दी गई है, जो भी लॉ के अंतर्गत आते हैं, तो किस तरह से उपचार किए जाते हैं, जो भी ये फंडामेंटल राइट्स है, जो भी अधिकार है, मौलिक अधिकार, उसके प्रति किस तरह से ये संवैधानिक उपचार करते हैं। जैसे कि प्रदत्त अधिकारों को लागू करने से संबंधित जितने भी अधिकार लागू किए जाएंगे उससे संबंधित है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर किसी भी तरह के इन अधिकारों से किसी को वंचित करने किया जाता है या गलत उपयोग किया जाता है तो उसका उपचार कौन करती है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अधिकारों को संशोधित करने की संशोधन शक्ति, कुछ भी इसमें जोड़ना हो या कुछ कम नहीं हो सकता, वास्तविक मूल रूप संविधान का कभी भी खत्म नहीं हो सकता, उस पर आप जोड़ सकते हो। किसके माध्यम से, पार्लियामेंट के माध्यम से, संसद के माध्यम से। ठीक है, जो वैलिड चीजें हो, जो लगना चाहिए कि हाँ इसकी जरूरत है देश में, तो उसको जोड़ा जाएगा। कोई भी क्षेत्र हो सकता है, किसी में भी आ सकता है, या उनको लगता है कि किसी के साथ इक्वालिटी की भावना नहीं हो रही है तो समानता का अधिकार, समता के अधिकार में इसको फ्रीडम नहीं मिलता, किसी भी के माध्यम से हो, चाहे वो गवर्नमेंट का सर्व कोई भी हो, आप किसी भी नागरिक की स्वतंत्रता से खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो किसी भी अधिकारों के अंतर्गत कुछ भी उनके अधिकार को हनन होता है तो उसका उपचार कौन करते, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अधिकार को संशोधित संसद के माध्यम से होता है। 1993 में जो भी मांग रखी जाती है, जब संसद में रखी जाती है तो तरह तरह के आर्गुमेंट होते हैं पक्ष विपक्ष की, फिर वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बाद वो क्या हो जाता है, संशोधित हो गई, कानून बन जाती है। ठीक है, तो अधिकारों में बस इतना ही बताना चाह रही थी। इसके कुछ अनुच्छेद में बता देती हूँ ताकि याद है। जो समता के अधिकार में एक्चुअल में ये हो गया
12 से 35 के अंदर पूरे मौलिक अधिकार आते हैं। तो जैसे कि समता का अधिकार, इसमें 14 से 18 अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक के समता के अधिकारों की बात करती है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक के अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार की बात करती है। शोषण के अधिकार 23 से लेकर 24 तक शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बारे में बात करती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करती है। फिर आता सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार 29 से लेकर 31 तक शैक्षणिक के अधिकारों की बात करते हैं। इसमें सबसेक्शन बताया 31 में सबसेक्शन को एबीसीडी में बांट दिया गया है, जो कि कानून की सेफ्टी के लिए। फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो है 32 से लेकर 34 तक के अधिकारों की बात करती है। तो सारे अनुच्छेद इसी तरह से बनाए गए हैं और बहुत मूलभूत तरीके से इसका मूल्यांकन करके बनाया गया है, ताकि आने वाले भविष्य में इस तरह की चुनौतियों से गुजरना अगर पड़े तो इसे बना दिया जाए, ताकि किसी भी इंसानों के अधिकारों से अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यमों से उनका शोषण ना हो। बहुत अच्छी बात है जिन्होंने भी संविधान बनाया, और जिन्होंने, सबको मालूम है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनको मैं सलाम करना चाहती हूँ, और बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने भारतीय संविधान को बनाने के लिए सोचा और आने वाले भविष्य के लिए, इंसानों के लिए एक सुरक्षा कवच वो जो बना कर गए हुए। आज जो जिस भी इंसान की जीवन शैली जैसे चल रही है, कहीं ना कहीं उन क्रांतिकारियों की संघर्ष का ही नतीजा है कि संविधान जैसी चीज़ें भारत में है, और सबके अधिकारों को जिस नजर में सुरक्षित किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। तो बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।